आइए दोस्तों नए क्वेश्चन को चले। छह अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है? छह अंकों की वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 111 से पूर्णतः विभाजित हो? तो छह अंकों की सबसे छोटी संख्या दोस्तों कौन सी होती है? आप अच्छी तरीके से जानते हैं। छह अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख, जो कि 111 से पूर्णतः विभाजित हो। शर्त यह है कि 111 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों हम पहले 1 लाख के अंदर 111 का भाग लगा के देखें कि जाता है या नहीं जाता। 11 9 99 बच गए, एक उतारा, 0 भाग नहीं गया, उतारा अगला 0 भाग नहीं गया, शेष कितना बचा? 100। अर्थात अभी तक तो यह है संख्या 111 से पूर्णतः विभाजित नहीं। अगर 111 से पूर्णतः विभाजित होती तो या तो शेषफल 0 होता या फिर शेषफल 111 से पूर्णतः विभाजित होता। न तो यहां पर 0 है और न यहां पर 111 है, अतः हम कह सकते हैं कि अभी तक तो यह इससे पूर्णतः विभाजित नहीं। तो हमारे पास दो इलाज है कि क तो या को हटा और क या में और लगा। या तो आप 100 को हटाइए बोले तो घटाइए, या फिर इसमें इतना और लगाइए कि 111 का भाग चला जाए। तो 111 का भाग जाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों? 11। वो 11 का पता कैसे लगता है? 111 माइनस 100 बराबर 11। तो दोस्तों क्या लगाना पड़ेगा? 11 लगाना पड़ेगा, अर्थात 11 और जोड़ना पड़ेगा। या तो हम 100 घटाएं या फिर हम 11 जोड़ें। लेकिन दोस्तों अगर आपने एक भी घटाया, अगर हमने एक भी घटाया मेरे प्यारे भैया, तो ये संख्या 6 अंकों के बजाय 5 अंकों की रह जाएगी। इसलिए हमारे खोपड़ी पे प्रेशर है भाई, खोपड़ी पे प्रेशर है कि हम घटा नहीं सकते। अब तो हमें जो भी करना पड़ेगा वो जोड़ने का ही करना पड़ेगा। और मैंने ये बात आप लोगों को बता रखी है कि जब जब हम जोड़ने की बात करें तो जोड़ेंगे क्या? भाजक और शेषफल का अंतर जो भी होगा वो जोड़ेंगे। भाजक और शेषफल में कितने का अंतर है दोस्तों? 11 का। तो हम क्या जोड़ेंगे? 11। ऐसे करके हमारी संख्या दोस्तों क्या आ गई? 1,11,000। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,11,000 होगी, जो कि 111 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर दोस्तों? आइए मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलें। कुछ भाइयों ने पूछा है कि सर लाइव क्लास कब आओगे? दोस्तों बहुत जल्दी लाइव क्लास में लेकर के आऊंगा। मैं बार बार यही कह रहा हूं, जैसी थोड़ी व्यवस्था बैठेगी वैसे लाइव क्लास लेकर के आ जाऊंगा। फिलहाल पढ़ने की सामग्री मैंने बहुत इकट्ठी कर दी है, काफी वीडियो बना दिए हैं। आप जब तक इन वीडियो को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलें, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। दोस्तों कोई संख्या है, इसमें 32 का भाग दिया जाए तो 29 शेष बचता है। किसी संख्या में 32 का भाग देने पर 29 शेष बचता है। इसी संख्या को यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? दोस्तों मैंने इस सवाल की आपको ट्रिक बताई थी। हमें उसी संख्या में 8 का डिवाइड करना और नया शेषफल निकालना है। दोस्तों मैंने कहा था
इस प्रकार के प्रश्नों की एक खास बात होती है कि पहले वाला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। पहली शर्त यह है। चेक करिए मेरे भाई, यहां पहले वाला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित है या नहीं? विभाजित है। 32 में 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो फिर नया शेषफल निकालने के लिए पहले वाले शेषफल में दूसरे भाजक का भाग लगा दीजिए। 8 × 24 बच गई 5। तो यदि हम उसी संख्या में 8 का डिवाइड करें, भाग दें, तो शेषफल क्या बचेगा मेरे भाई? 5। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा, मैंने कहा इतने क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक धनात्मक पूर्णांक को 1000 में जोड़ने पर, कोई धनात्मक पूर्णांक है, पता नहीं कौन सा पूर्णांक है, मैंने मान लिया धनात्मक पूर्णांकों को क्या दोस्तों? x। एक धनात्मक पूर्णांक को 1000 में जोड़ने पर, ये मैंने 1000 में जोड़ दिया। एक धनात्मक पूर्णांक को 1000 में जोड़ने पर प्राप्त योग, ये जो योग प्राप्त हो रहा है, प्राप्त योग 100 को 10.06, प्राप्त योग को 100 को 10.06 से गुणा करने पर प्राप्त मान से अधिक। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक बताना है। सबसे छोटे धनात्मक पूर्णांक की वैल्यू क्या होगी? दोस्तों क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखें। किसी धनात्मक पूर्णांक में 1000 को जोड़ने पर जो मान प्राप्त होता है वह 100 को 10.06 से गुणा करने पर प्राप्त मान से अधिक। कौन सा वाला मान अधिक है? ये वाला मान अधिक है। किससे? उससे। तो आइए दोस्तों, x प्लस 1000 इज ग्रेटर, 100 को इससे गुणा करेंगे 1006। ये 1000 यदि उधर जाएगा काय के रूप में जाएगा, माइनस के रूप में जाएगा, तो x बराबर x इज ग्रेटर देन 1006 माइनस 1000, x इज ग्रेटर देन, यानी x की वैल्यू 6 से ज्यादा होगी। तो सोचिए दोस्तों, 6 से अगला पूर्णांक कौन होता है? 7। तो फिर x की वैल्यू किसके बराबर होगी? 7। क्योंकि x का मान 6 से अधिक, किंतु प्रश्न वाले ने यह कहा कि वह पूर्णांक होना चाहिए। तो 6 से बड़ा अगला पूर्णांक क्या आता है? 7। तो x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 7। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। हमसे प्रश्न वाला कहना चाहता है 100 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 100 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी या है? दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर, चाहे आप कितने भी अंकों की संख्या निकालें, मान के चलिए मैंने कहा हम एक अंक की संख्या निकालें,
हम दो अंकों की संख्या निकालें। तीन अंकों की संख्या निकालें। चार अंकों की संख्या निकालें। और 100 अंकों की संख्या। यदि अब एक अंक की संख्या की बात करें तो एक अंक की संख्या 1 से लेकर के कहां तक होती है? 9 तक। ये कितनी संख्या हो गई दोस्तों? अगर हम दो अंकों की संख्या की बात करें तो 10 से लेकर के 99 तक, अर्थात दोस्तों कितनी होती है? अगर हम तीन अंकों की संख्या बात करें तो 100 से लेकर के 999 तक, अर्थात यह कितनी होगी दोस्तों? 900। और यदि हम चार अंकों की संख्या की बात करें तो 1000 से लेकर के 9999 दोस्तों, यह कितनी होगी? 9000। दोस्तों इस 9000 को कह सकते हैं 9 गुणा 10 की पावर 3, 900 को कह सकते हैं 9 गुणा 10 की पावर 2, 90 को कह सकते हैं 9 गुणा 10 की पावर 2, 1, और इसको कह सकते हैं 9 गुणा 10 की पावर 0। देखिए दोस्तों, मैंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है यहां पर ताकि आपके पूरी तरीके से बात समझने में आ जाए कि चाहे मैं एक अंक की संख्या निकालू, दो की निकालू, तीन अंक की, चार अंक की, 9 तो ये चल ही रहा है। लेकिन जब मैं एक अंक की संख्या निकालू तो 10 की पावर 0, लेकिन दो अंकों की संख्या निकालू तो 10 की पावर 1, तीन अंकों की निकालू तो 10 की पावर 2, चार अंकों की निकालू तो 10 की पावर 3, अर्थात पावर 1 कम हो गई। आपको जितने अंकों की संख्या निकालनी है 10 के ऊपर पावर उससे 1 कम लगा दीजिए। मुझे 100 अंकों की संख्या निकालनी है तो दोस्तों 100 अंकों की संख्या कितनी होगी? 9 गुणा 10 की पावर 99, पावर 1 कम होगी। मैं आपसे कह दूं मुझे 500 अंकों की संख्या चाहिए, तो दोस्तों 500 अंकों की संख्या 9 गुणा 10 की पावर 499, 1 कम। क्लियर दोस्तों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चले। चल मेरे भाई, चलता रहे तू चलता रहे, थकने का नाम ना ले, एक दिन मंजिल पे पहुंच जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हमसे प्रश्न वाला कहना चाहता है कि 10 भिन्न भिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 है। भाई मेरे कोई 10 भिन्न भिन्न पूर्णांक है और उनका योग 100 है, तो सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकता है? पहली बात तो ये कि हमें धनात्मक पूर्णांक चाहिए। आप जानते हो धनात्मक पूर्णांक कहां से शुरू होते हैं? 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ये धनात्मक पूर्णांक है। हमारे पास कितने पूर्णांक है? 10 पूर्णांक है, उनका योग 100 होना चाहिए। लेकिन उन 10 में से सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा हो ये बताना है। तो मेरे दोस्तों सुनिए, अगर मैं पहला पूर्णांक 1 ले लूं, दूसरा पूर्णांक 2 ले लूं, तीसरा पूर्णांक 3 ले लूं, 4 5 6 7 8 9, दोस्तों मैंने 9 पूर्णांक तो ये ले लिए और सबसे बड़ा पूर्णांक मैंने ये ले लिया। इन सबका योग दोस्तों कितना होना चाहिए? ये 10 पूर्णांक हो गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां और वो 10वां 10 पूर्णांक हो गए।
पहला पूर्णांक मैंने ले लिया 1, दूसरा ले लिया 2, तीसरा ले लिया 3। ये मैंने 10 पूर्णांक ले लिए, इनका योग 100 है। अब 8 और 9 17 और 7 24 और 6 30 और 5 35 और 4 39 और 3 42 और 2 44 और 1 45। ये हो गया 45 प्लस x बराबर 100। 45 उधर जाएगा तो x बराबर 55। तो मेरे भाई सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा? 55 होगा। यदि इनमें 9 पूर्णांकों में मैं 55 को जोड़ दूं, यदि मैं इन 9 पूर्णांकों में 55 को जोड़ दूं तो इन सबका योग 100 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा दोस्तों? 55। क्लियर? यस यस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। बहुत शानदार क्वेश्चन। हमसे प्रश्न वाला कहना चाहता है 56 गुणा 75 गुणा 7 गुणा 84 गुणा 210 बराबर दे दिया दोस्तों। क्या दे दिया बराबर में? 2 की पावर p गुणा 3 की पावर q गुणा 5 की पावर r और 7 की पावर s। और दोस्तों हमसे प्रश्न वाला पूछना चाहता है, किसकी वैल्यू पूछना चाहता है? p प्लस क्यू बटे s प्लस r। p प्लस क्यू बटे s प्लस r। हमें उसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों। और सोचिए कि हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास p, q, s और r की वैल्यू चाहिए। अभी तक हमारे पास p, q, r और s की वैल्यू नहीं है। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, पहले दोनों तरफ आधार बराबर करने पड़ेंगे। जब दोनों तरफ आधार बराबर हो जाएंगे दोस्तों तो फिर घाते भी बराबर हो जाएंगी। तो हमें दोनों तरफ पहले आधार को बराबर करना पड़ेगा। तो हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं एक बार मैं आपको बता दूं कि मान लो हमें 56 के अभाज्य गुणनखंड करने, तो 56 में छोटी से छोटी संख्याओं का भाग दीजिए। 2 का दे दीजिए, 2 का भाग दिया 28 बार, फिर 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया, फिर 7 का भाग दिया। ऐसे करके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 यानी 2 की पावर 3 और गुणा 7। ये 56 के गुणनखंड हो गए दोस्तों। अगर मुझे 75 के गुणनखंड करने हैं तो इसी प्रकार से मैं 75 को भी हल कर दूं। 3 का दे दिया 25 बार, 5 का दे दिया 5 बार, 5 का दे दिया 1 बार, यानी 3 गुणा 5 की पावर 2। अगर मैं 60 की बात करूं दोस्तों तो इसी प्रकार से 60 की बात कर दें। 2 का दिया 30 बार, 2 का दिया 15 बार, 3 का दिया 5 बार, 5 का दिया 1 बार, अर्थात 2 की पावर 2 गुणा 3 और गुणा 5। इसी प्रकार से हम 84 की बात करें दोस्तों, 2 का दिया 42, 2 का 21, 3 का 7, 7 का दिया 1, अर्थात 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 7 और अंतिम 210 की बात करें, 2 का दिया 105, 3 का दिया 35, 5 का दिया 7 और 7 का दिया 1, अर्थात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इतनी बात समझने में आई। और इसके बाद
जिनके आधार समान है उनकी घातों को प्लस कर लीजिए, क्योंकि जब आधार समान और गुणा के रूप में हो तो घातें जुड़ जाती है। तो 2 की घात 3 तो ये रही, 2 ये रही, तो 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, तो 2 की पावर 8। 3 की पावर गिन लीजिए, 1 2 3 और 1 4, तो 3 की पावर 4। 5 की पावर गिन लीजिए, 2 और 1 3 और 1 4। 7 की पावर गिन लीजिए, 1 2 और 1 3। और बराबर में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? बराबर में लिखा हुआ है 2 की पावर p गुणा 3 की पावर q गुणा 5 की पावर r गुणा 7 की पावर s। हमने कहा दोनों साइड आधार बराबर है, और जब आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होगी। चूंकि दोनों तरफ आधार बराबर, तो p की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 8। p का मान हो गया दोस्तों 8। दोनों तरफ आधार बराबर है तो घातें भी बराबर, तो q की वैल्यू हो गई 4। आधार बराबर तो घातें बराबर, r की वैल्यू हो गई 4 और s की वैल्यू हो गई दोस्तों 3। अब हमें मान निकालना है किसका? p प्लस q बटे s और प्लस में r। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों। इसके अंदर मान पुट अप कीजिए। p के स्थान पर कितना लिखना पड़ेगा? 8, q के स्थान पर 4, s के स्थान पर 3 और r के स्थान पर 4। 8 और 4 12, 12 में 3 का डिवाइड कर देंगे तो 4 प्लस 4 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 8। वन सेकेंड, एक बार दोबारा सुनिए। हमें इनके सबके क्या करने पड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ये हमने सबके अभाज्य गुणन किए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमने जिन जिन के आधार समान उनके घातों को जोड़ लिया, प्लस कर लिया। हमने सबके घातों को प्लस कर लिया। फिर हमने कहा कि आधार बराबर है तो घातें भी बराबर। p की वैल्यू आ गई 8, q की वैल्यू आ गई 4 और r की वैल्यू आ गई 4 और s की वैल्यू आ गई 3। ये सबकी वैल्यू आ गई। मुझे चाहिए इसका मान। इसका मान निकालने के लिए मैंने p, q, s और r की वैल्यू डाल दी, तो मान निकल के सामने आ गया 8। ये आपके प्रश्न का आंसर आया दोस्तों। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। चलिए एक नए क्वेश्चन की ओर। नए क्वेश्चन की ओर चले। फिर एक अच्छा सवाल, फिर एक शानदार सवाल। हमसे प्रश्न वाला कहना चाहता है 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 बराबर 6 की पावर x। तो हमें दोस्तों x की वैल्यू निकाल के देनी है। x का मान निकाल के देना है। काय का मान निकाल के देना है? x का मान निकाल करके देना है। दोस्तों इस बात का ध्यान करें कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था यदि आधार बराबर होंगे तो घाते भी बराबर होंगे। आप उधर की साइड आधार क्या है? 6। इधर भी आधार 6 बना लीजिए। जैसे इधर आधार 6 बनेगा, उधर आधार 6 है, तो आधार बराबर होते उसके घाते बराबर हो जाएंगे। आप एक काम कीजिए, इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। क्या? 3 की पावर 33 कॉमन निकाल लीजिए और क्या बचेगा? 1 प्लस 1 प्लस 1। यहां पर भी 2 की पावर 33 कॉमन निकाल लीजिए। क्या बचेगा? 1 प्लस 1 बराबर 6 की पावर x। 3 की पावर 33 गुणा 1 2 और 1 3
2 की पावर 33, 1 और 1 2 बराबर 6 की पावर x। दोस्तों 3 की पावर 33 और 2 की पावर 33, इन दोनों पर पावर कितनी है? 33। या मैं यूं कह दूं 3 की पावर 33 और इस 3 के ऊपर पावर कितनी है? 1। तो 3 की पावर 33 ये और 1 ये, 3 की पावर 34। 2 की पावर 33 ये और 1 ये, 2 की पावर 34 बराबर 6 की पावर x। दोनों के ऊपर पावर 34 है तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि 3 गुणा 2 की पावर 34 बराबर 6 की पावर x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 की पावर 34 बराबर 6 की पावर x। तो दोस्तों यह आपका आधार क्या हो गया? बराबर, तो घाते भी क्या होंगे? बराबर। तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी निकल के सामने है? 34 निकल के सामने। x बराबर क्या निकल के सामने आ गया? 34। कि नहीं दोस्तों? क्लियर? बात समझने में आ गई होगी दोस्तों। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हमसे प्रश्न वाला कहना चाहता है एक फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, डॉट 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 प्लस 100 फैक्टोरियल। और हमसे प्रश्न वाला पूछना चाहता है इसके अंदर कि इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों इकाई का अंक पूछना चाहता है, मैंने बड़े विस्तार से आपको इकाई का अंक निकालना बताया था कि इकाई का अंक क्या होगा। मैं आपको एक बार बता दूं इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। कल्पना करिए आपको दिया गया 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है उतरते क्रम में 4 तक का गुणा, यानी 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। आपको दिया गया मान के चलिए फैक्टोरियल 6, तो आप कहेंगे 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अर्थात उतरते क्रम में 1 तक का गुणा कहलाता फैक्टोरियल। हमें इकाई का अंक निकालना है दोस्तों। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुणा 2। फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है दोस्तों 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है दोस्तों 2 गुणा 1 अर्थात 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है दोस्तों 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है दोस्तों 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 अर्थात 4 के 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है दोस्तों 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 5 का 20 या 60 दूनी 120। तो फैक्टोरियल 2 का मतलब हुआ 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 12। 4 या 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 अर्थात 5 का 20 या 60 दूनी 120। फैक्टोरियल 6 का मतलब हुआ 720। और इसी प्रकार से दोस्तों आगे का। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अब जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उनमें सब में इकाई का अंक 0 आएगा और इनका इकाई का अंक है अलग अलग। अब 0 में अगर मैं 0 को जोड़ू फिर 0 को जोड़ू फिर 0 को जोड़ू तो वो तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ इकाई का अंक किस पर निर्भर कर रहा है? केवल इन चारों अंकों पर निर्भर किया या नहीं किया?
क्योंकि आगे तो सब क्या आते जा रहे हैं, जीरो आते जा रहे हैं कहीं के। तो आगे तो आप जोड़िए ना जोड़िए क्या फर्क पड़ गया। मान के चलिए मैंने कहा आपसे थोड़ी देर के लिए सपोज करिए, मैंने कहा 4 में जोड़ना है मुझे, क्या जोड़ना है 7 जोड़ना है, और इसके बाद मुझे जोड़ना है 10, उसके बाद जोड़ना है मुझे 100, मान के चलिए मुझे जोड़ना है 720, मान के चलिए मुझे जोड़ना है 840, मुझे ये सब संख्याओं को जोड़ना है। मैं आपसे पूछूं कि इकाई का क्या है, तो दोस्तों इकाई का यहाँ केवल इन दोनों पर निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो सब जीरो है, मैं इन जीरो को जोड़ूं तो भी तो जीरो ही आएगा। जीरो में चाहे मैं ये जीरो जोड़ लूं, चाहे ये जीरो जोड़ लूं, चाहे ये वाली जीरो जोड़ लूं, ये तो जीरो आएगा। लेकिन केवल 7 और 4 11 में कितना होता है 1, तो इकाई का अंक आएगा दोस्तों 1। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आगे यहां से लेकर के आगे जितनी भी संख्या आएंगी सब में इकाई का अंक जीरो आएगा। जब उनमें सब में गुणा करने पर इकाई का अंक जीरो आएगा तो केवल निर्भर करेगा इन पर। तो कितना आएगा दोस्तों 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 में इकाई का अंक क्या होता है दोस्तों 3। तो इस सवाल के अंदर इकाई का अंक क्या निकल के सामने आया मेरे प्यारे भाई 3। क्लियर? आइए आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करें। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि एक छोटा सा सवाल में लेने की कोशिश करो, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, आपके नॉलेज का पता लगेगा। 0.4241 ये आपको दिया गया, पूछना चाहता है 4 के स्थानीय मान में अंतर बताएं। आपको 4 के स्थानीय मान में अंतर बताना, ये वाला 4 और ये वाला 4 दोनों के 4 में अंतर बताना है। तो हमें इकाई का स्थानीय मान निकालना पड़ेगा, 4 का स्थानीय मान निकालना पड़ेगा, दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वाले 4 का स्थानीय मान होगा 0.4, जबकि इस वाले 4 का स्थानीय मान होगा 0.004। मैंने कहा था दशमलव के उधर अर्थात भिन्नांश, भिन्नांश का स्थानीय मान निकालते समय ध्यान करें कि जीरो किधर लगाएंगे, बाई साइड लगाएंगे। इस 4 के बाईं ओर 2 अंक है, इसलिए हमने इस 4 में बाईं ओर 2 जीरो लगा दी, ये बन गया इसका स्थानीय मान। इसके बाईं ओर एक भी अंक नहीं है, इसलिए एक भी जीरो नहीं लगाई। हमसे पूछना चाहता है इनका अंतर कर दे दोस्तों, समायोजन करना है हमको, इनके ऊपर कुछ नहीं, आप जीरो लगाइए आराम से, आहिस्ता से, बिल्कुल मैं शून्य से लेकर के आपको चल रहा हूं, बिल्कुल धीरे धीरे सवाल को कीजिए, कुछ नहीं है। जो दौड़ना चाहता है उसको दौड़ने दे, कोई दिक्कत नहीं है, आप आहिस्ता आहिस्ता से समझिए। क्योंकि अपनी क्लास तो, अपना वीडियो तो उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से धीरे धीरे से धैर्य रखते हुए चलेंगे। तो आइए, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 0 गया तो 9, तो यहां गई 3। तो दोस्तों इन 4 के स्थानीय मानों में कितना अंतर आ गया, 0.396। क्लियर दोस्तों? यस या नो? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चले। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। हमसे प्रश्न वाला कहना चाहता है एक से 200 के बीच कितनी संख्याएं
दोनों से विभक्त होगी। 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी मेरे दोस्तों? ऐसी संख्या बतानी है जिनमें 2 और 3 दोनों का भाग चला जाए। और आपको एक बात और बता दूं मेरे भाई, जिस संख्या में 2 का 3 का भाग जाएगा, जिस संख्या में 2 का 3 का भाग जाएगा मेरे भाई, तो उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 दोनों क्या है? सहअभाज्य। जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जाएगा, निश्चित रूप से उसमें 6 का भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। तो हमें यह पता लगाना है कि 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जिनमें 2 और 3 दोनों का भाग चला जाए, दोनों से जो संख्या विभाजित हो जाए। तो आइए मेरे भाई पता लगाते हैं। सबसे पहले तो एक बात का पता लगाना पड़ेगा आपको कि 1 से 200 के बीच में टोटल संख्या कितनी होती है। सबसे पहले एक बात सुनिए, सवाल 2 तरह के बनते हैं। एक तो बनता है के बीच और एक बनता है तक। मान लो ये 2 जने हैं, 3 जने हैं, ए, बी और सी। यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, मैं अगर आपसे एक प्रश्न पूछूं कि ए और सी के बीच में कितने, के बीच कितने, ए और सी के बीच कितने हैं, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? आप कहेंगे कि गुरुजी मां साहब केवल एक ही है, ए और सी के बीच में कौन? बी। कहेंगे कि नहीं कहेंगे मेरे भाई? कहेंगे ना। और यदि मैं आपसे पूछूं कि यहां से और यहां तक कितने हैं, मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां से यहां तक कितने हैं, तो आप कहेंगे दोस्तों 3, क्योंकि मैंने पूछा यहां से तो 1 2 3। तो दोनों में फर्क होता है। अगर के बीच पूछा जाए तो दोनों बॉडीगार्डों को छोड़ना पड़ेगा मेरे भाई। अगर के बीच पूछा जाए तो दोनों बॉडीगार्डों को छोड़ना पड़ेगा। और यदि तक पूछा जाए तो बॉडीगार्डों को भी शामिल करना पड़ेगा, बॉडीगार्डों को भी गिनना पड़ेगा, अर्थात तीनों को गिनना पड़ेगा। कब? तक में। समझ में आई भाई? सुनिए, तो यहां लिखा हुआ है 1 से 200 के बीच। अब मुझे बताइए 1 से 200 के बीच कुल कितने पूर्णांक होंगे? एक से 200 के बीच टोटल कितने पूर्णांक होंगे? बताओ। 198, 198। क्यों? क्योंकि क्या शब्द है? के बीच। और मैंने कहा था के बीच में बॉडीगार्डों को छोड़ना पड़ता है। और बॉडीगार्ड कौन कौन है? एक तो है 1 और एक है 200। दोनों बॉडीगार्डों को छोड़ना पड़ेगा, बॉडीगार्डों को शामिल नहीं करना के बीच में। मैंने आपसे कहा ए, बी और सी, मैंने पूछा इन दोनों के बीच, के बीच, के बीच, इन दोनों के बीच कितने हैं? तो आप यही तो कहेंगे कि साहब 1। तो वही चीजें 1 और 200 के बीच। तो आप 1 को भी नहीं गिन सकते और आप 200 को भी नहीं गिन सकते। आपको गिनना कहां से पड़ेगा मेरे भाई? 2 से गिनना पड़ेगा। कहां तक गिनना पड़ेगा? 199 तक गिनना पड़ेगा। यस सर। तो कुल पूर्णांक हुए 198, 198। और हमसे प्रश्न वाला पूछना चाहता 2 और 3 दोनों से विभाजित। तो मैंने कहा 2 और 3 दोनों से विभाजित कह दूं या 2 और 3 का लैसे। 2 और 3 का लैसे कितना होता है दोस्तों? 6। तो मैं 2 और 3 से विभाजित कह दूं या 6 से विभाजित कह दूं, बात एक ही। तो आइए 198 में काय का डिवाइड कर दूं? 6 का।
6 × 18 बच गए 1, 6 × 18। ऐसे कितने पूर्णांक हो गए? ऐसे टोटल 33 पूर्णांक हो गए मेरे भाई, जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होंगे। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या होगा? 33। लेकिन ये जो तरीका है यह हर प्रश्न के लिए सही नहीं। ये उन प्रश्नों के लिए तो सही है जो कहां से शुरू हो रहे हैं? 1 से। लेकिन उन प्रश्नों के लिए सही नहीं है जो सवाल बीच में से शुरू होते हैं। तो आइए एक बार हम थोड़ा सा अभ्यास कर लें। एक बार इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ऐसे प्रश्न का आपको और अभ्यास करवा दूं, थोड़ा सा परीक्षा के अंदर आए हुए प्रश्न आपको बता दूं। दोस्तों आपको पता है रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी के एग्जाम की कोई डेट नहीं है, लेकिन इससे पहले एनटीपीसी की अगर एग्जाम लगी तो सन 2016 के अंदर लगी थी। सन 2016 के बाद आज तक आप और हम दोनों मिलकर के इस बात का इंतजार कर रहे हैं। फॉर्म भी हमने भर दिया और आपने भर दिया, लेकिन एग्जाम की कोई डेट नहीं। पता नहीं कब एग्जाम की डेट आ जाए। आप बिल्कुल पूरी तरीके से प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए, क्योंकि निश्चित रूप से अब की बार रेलवे पार, और अब नहीं तो फिर कभी नहीं। पता नहीं सरकार इस कोरोना के कारण, महामारी के कारण, वैश्विक महामारी के कारण आर्थिक दृष्टिकोण से खाली हो गई, और ऐसे में शायद नई भर्ती निकल पाना शायद लगता नहीं कि निकल पाए। कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल तक तो यह हम सोच नहीं सकते कि नई कोई भर्ती निकलेगी। ऐसे में ये जो हमने फॉर्म भर रखा है, इसी की एक ऐसी तैयारी करें दोस्तों, एक ऐसी तैयारी करें कि हमें किसी भी प्रकार से सफलता प्राप्त हो जाए। और मैं ये नहीं कहता कि आप सारे दिन पढ़िए, आप केवल एक दिन में 5 और 6 घंटे की स्टडी कर लीजिए। एक दिन में प्यारे 24 घंटे होते हैं, हम 5 और 6 घंटे की बात कर रहे हैं केवल। इस वक्त आप घर पे हैं, आपको कोई काम नहीं, आप और आपकी किताबें, आपकी कॉपी, केवल लगातार आप अभ्यास करें, किसी चीज का बार बार अभ्यास करें, प्रैक्टिस पेपर निकालें लगातार। मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया में शायद रेलवे भर्ती बोर्ड जैसा सरल कंपटीशन कोई नहीं होता। बहुत आसान कंपटीशन होता है। आप सोच के देखिए, जिन विद्यार्थियों ने पहले कभी एग्जाम दिए तो वो सोचते होंगे कि अरे यार 2 प्रश्न और सही हो जाते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, अरे यार 4-5 प्रश्न और हो जाते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। केवल हमने सोचा, लेकिन उसको गाथा नहीं हमने। अगर शायद इस्तेमाल किया होता कि अगर 4-5 प्रश्न और हो जाते और हमने उस लायक मेहनत की होती, तो शायद ये मुंह हमें नहीं देखना पड़ता, कोचिंगों की दर-दर ठोकरें नहीं खानी पड़ती, यार दोस्तों की नहीं सुनने पड़ती। आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए कि हमें रात और दिन कोई ना कोई हमें कोसता रहता है। दोस्त कहता रहता है तुझे खर्चा कब तक दें। दोस्तों सोचिए, पता नहीं माँ बाप आपके लिए कैसे कैसे पैसा लेकर, कहीं से कर्जा लेकर पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैं एक छोटे इलाके को बिलोंग करता हूं, ग्रामीण परिवेश को बिलोंग करता हूं। गंगापुर सिटी राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के अंदर मौजूद है।
और हमारे यहाँ ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी ज्यादा है। ऐसे में पता नहीं घर वाले कैसे कैसे पैसा ला करके विद्यार्थी को, बालक को देते हैं। हम उस पैसे का सदुपयोग करें। हमें चैन तब तक नहीं मिलना चाहिए जब तक हम 4 और 5 घंटे पढ़ ना लें। हम घर वालों का कर्जा नहीं उतार सकते, लेकिन अगर आप 4 और 5 घंटे पढ़ लिए ना प्रतिदिन, तो घर वालों की आत्मा वैसे ही प्रसन्न हो जाएगी। फिर वो अपने आप कहने लग जाएंगे कि हाँ, मेरा बेटा, मेरी बेटी पढ़ती तो है, पढ़ता तो है। फिर दिक्कत आने वाली नहीं। तो दोस्तों, उठाओ कलम, जागो और अपनी अध्ययन में जुट जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चले, अगले क्वेश्चन की ओर हम चले। तो हमसे प्रश्न वाला क्या कह रहा है, सुनिए। 100 से 300 के बीच ऐसे कितने पूर्णांक होंगे जो 13 से पूर्णतया विभक्त हो। 100 और 300 के बीच ऐसे कितने पूर्णांक होंगे जो 13 से पूर्णतया विभाजित हो, 13 से पूर्णतया विभक्त हो। तो आइए दोस्तों, तो 100 से 300 के बीच ऐसे कितने पूर्णांक होंगे जो 13 से पूर्णतया विभाजित हो। मेरे भाई, आपकी बात संख्या 1 से स्टार्ट नहीं हो रही, हमें 100 से 300 के बीच पूर्णांक निकालने पड़ेंगे। कितने पूर्णांक होते हैं 100 से 300 के बीच कुल पूर्णांक? तो मैंने कहा के बीच लगा हुआ है, यानी बॉडीगार्ड छोड़ने पड़ेंगे। इधर का बॉडीगार्ड 100 और उधर का बॉडीगार्ड 300, अर्थात 101 से गिनना पड़ेगा। कहां तक? 299 तक। तो टोटल कितने पूर्णांक हो जाएंगे? 199। तो ऐसे सवालों के लिए मेरे पास एक शानदार, एक छोटा सा तरीका है। क्या करना पड़ेगा कि कहां तक चाहिए, फिर उसमें से घटाइए कहां तक छोड़नी है। कहां तक चाहिए में से घटा दीजिए किसको कहां तक छोड़नी है को। मुझे बताइए दोस्तों, मेरे भाइयों, कहां तक चाहिए? आपको पता है 100 से 300 के बीच, यानी कहां तक चाहिए? 299 तक। कहां तक छोड़नी है? 100 तक छोड़नी है, क्योंकि मुझे जरूरत कहां से? 101 से। तो 100 तक मुझे छोड़नी है। और मेरे प्यारे भाई, काय से विभाजित होने वाली? 13 से विभाजित होने वाली, तो 13 का डिवाइड कर दें। और डिवाइड करते समय, भाग देते समय ध्यान रहे कि आपको केवल पूर्णांक लेना आता, शेष बचे तो उसको छोड़ दीजिए। शेषफल से कोई लेना देना नहीं है, शेषफल को छोड़िए, शेषफल से कोई मतलब नहीं। तो आइए 13 का भाग लगाइए। 13 दूनी 26 और 13 तीन 39। 13 7 91, 23 में से 7 गया तो 16। तो मेरे भाई, ऐसी टोटल मिलाकर के कितनी संख्या है? 16 संख्याएं हैं। वंस अगेन एक बार रिपीट करो, ध्यान से सुनिए। 100 से 300 के बीच ऐसे कितने पूर्णांक होंगे जो 13 से पूर्णतया विभाजित हो। हमें कहां से गिनने? 100 से। मैंने एक ट्रिक लिखी है यहां पर कि कहां तक चाहिए और कहां तक छोड़नी है। कहां तक चाहिए मुझे बताइए? 300 तक? नहीं, गलत है 300 तक, क्योंकि मैंने क्या लिखा? के बीच। बट मैंने कहा था के बीच के अंदर बॉडीगार्डों को छोड़ना पड़ता, दोनों बॉडीगार्डों को।
इधर के बॉडीगार्ड को इधर के बॉडीगार्डों को दोनों को हटाना पड़ता है। इधर का बॉडीगार्ड कौन है 100 और इधर का बॉडीगार्ड कौन है 300, दोनों को छोड़ना पड़ेगा। 101 से गिनना पड़ेगा, 299 तक गिनना पड़ेगा। तो आपको कहां तक चाहिए 299 तक चाहिए। और कहां से चाहिए 101 से चाहिए, अर्थात कहां तक छोड़नी पड़ेगी 100 तक छोड़नी पड़ेगी। काय से विभाजित होने वाली 13 से। हमने कहा भाग लगाना, लेकिन भाग लगाते समय ध्यान देना है कि शेषफल को छोड़िए, शेषफल से कोई लेना देना नहीं, अर्थात केवल आपको तो पूर्णांक लेना, भागफल का पूर्णांक। 13 दूनी 26 बच गए, 3 हो गए 39, 13 3 39। 13 का भाग लगाइए, 13 7 91, 23 में से 7 गया तो 16। तो ऐसी कितनी संख्या हो गई 16 हो गई। मैं एक क्वेश्चन और लेके बताऊं। 100 से 400 के बीच, 100 से 400 के बीच ऐसे कितने पूर्णांक होंगे जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। 7 से विभाजित होने वाले पूर्णांक चाहिए मुझे। तो आइए मेरे भाई 7 से विभाजित होने वाले पूर्णांक निकाले। हमने कहा कहां तक चाहिए 400 तक नहीं, क्या लगा हुआ के बीच में बॉडीगार्डों को छोड़ना पड़ेगा। इधर का बॉडीगार्ड 100 और इधर का बॉडीगार्ड 400। जब 400 को छोड़ना पड़ेगा तो कहां तक गिनना पड़ेगा 399 तक। और हमने कहा कहां तक चाहिए तो 100 को छोड़ना पड़ेगा। कहां तक छोड़नी है 100 को छोड़ना पड़ेगा, नहीं 100 तक छोड़नी है। और काय से विभाजित होने वाली 7 से। लगाइए 7 पंजो 35 बच गए, 4 हो गए 49, 7 7 49, 7 एकम 7 बच गए, 3 हो गए 30, 7 चौका 28। 57 में से 14 गया तो दोस्तों कितना बच गया 43। तो मेरे भाई ऐसी कितनी संख्या होगी 43 संख्या होगी। आइए एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। और बताओ मेरे भाई सुनिए। दो 200 और 600 के बीच ऐसे कितने पूर्णांक होंगे जो 4 5 व 6 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। 200 और 600 के बीच ऐसे कितने पूर्णांक होंगे जो 4 5 व 6 तीनों से पूर्णतः विभाजित हो। और मैंने कहा था जिसमें 4 5 और 6 का भाग जाएगा उसमें निश्चित रूप से 4 5 व 6 का लेस है। 4 5 व 6 का लेस है कितना आएगा मेरे भाई 7। तो मैंने कहा था जिसमें 4 का 5 का 6 का भाग जाएगा उसमें निश्चित रूप से 7 का भाग भी जाएगा, क्योंकि 4 5 और 6 का लेस है कितना होता है 7। तो आइए मुझे बताइए कहां तक चाहिए 599 तक। अरे वाह, अब अपने आप ही जवाब आ गया मेरे भाई, क्योंकि के बीच लिखा हुआ बॉडीगार्ड छोड़ना है। इधर का बॉडीगार्ड 200 उधर का बॉडीगार्ड 600। 200 को छोड़ेंगे 201 से गिनेंगे, 600 को छोड़ेंगे 599 तक गिनेंगे। तो कहां तक चाहिए आपको 599 तक चाहिए। और कहां तक छोड़नी है पूरी 200 छोड़नी है। और काय से विभाजित होने वाली 60 से विभाजित होने वाली। लगाइए भाग 6 ढाई 60, 600 होता तो 10 बार भाग चला जाता। 600 है नहीं है 599, तो भाग कितनी बार जाएगा 9 बार। 60 का भाग लगाइए 60 दिया 180, 9 में से 3 गया तो कितना बचा 6। अर्थात ऐसे कितने पूर्णांक होंगे मेरे भाई 6। ऐसे टोटल मिलाकर के 6 पूर्णांक होंगे जो किससे पूर्णतः विभाजित होंगे 4 5 व 6 तीनों से पूर्णतः विभाजित होंगे। आइए मैं ऐसा और एक सवाल आपको बता दूं ताकि कहीं कोई डाउट कहीं कोई संशय न हो। लैंग्वेज थोड़ी चेंज है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज है। प्रश्न वाला कहना चाहता है
3 अंकों की ऐसी कुल कितनी संख्या होंगी जो 6 से विभाजित होंगी? कुल कितनी 3 अंकीय संख्याएं 6 से विभाजित हो? कुल 3 अंकीय संख्या पूछना चाहता। और मेरे भाई मैं इसको यूं भी कह सकता हूं, 3 अंकों की संख्या अर्थात 100 से लेकर के 999 तक। 100 से लेकर के 999 तक ये टोटल 3 अंकों की संख्या होती है। अर्थात मुझे 100 को भी शामिल करना है, 999 को भी शामिल करना है। और काय से विभाजित होने वाली पूछना चाहता, 6 से विभाजित होने वाली। तो मुझे बताइए कहां तक चाहिए? 999 तक चाहिए। और कहां तक छोड़नी है? 100 से पहले की पूरी छोड़नी है। 100 से पहले पूरी कितनी है? 99। क्योंकि मुझे 3 अंकों की चाहिए, 100 तो खुद 3 अंकों का, इसलिए इसको तो संभालना पड़ेगा। आइए, किससे विभाजित होने वाली? 6 से विभाजित होने वाली। 6 एकम 6 बच गए 3 हो गए 39। 6 6 36 बच गए 3 हो गए 39। 6 6 36। 6 का डिवाइड करिए। 6 एकम 6 बच गए 3 हो गए 39। 6 6 36। 166 में से 16 गया तो मेरे भाई 150। तो ऐसी टोटल मिलाकर के कितनी संख्या हुई? 150। क्लियर मेरे भाई? हालांकि हम यूं भी कह सकते हैं कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 3 अंकों की कुल संख्या है मेरे भाई 100 से लेकर के 999 तक, अर्थात 900। और 900 में सीधा 6 का भाग लगा दें, क्योंकि 6 से विभाजित होने वाला। 900 में 6 का भाग मेरे भाई कितनी बार जाएगा? 150 बार। तो ऐसी कितनी संख्या होगी? 150। कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप।